हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चलाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए तो 12.7 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। मतलब 12.7 ईयर्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड चल रहा है। जैसे कैटेगरी रिटर्न देखिए 12.7 ईयर्स में तो 19.45% तक का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 12.7 ईयर्स में तो 23.89% तक का मैसिव रिटर्न है। मतलब इसने अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में अपने कैटेगरी को करीब करीब हमारे साथ 4.5% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आप ऑल टाइम में रिटर्न देखें तो 4.5% बहुत ही बड़ा बढ़िया मार्जिन। तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में डेफिनेटली सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, बहुत ही बड़ा मैसिव रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए रिस्क की बात करें तो रिस्क अभी हम नीचे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कितना रिस्क। देखिए रिस्क के बेसिस पे हम जज करेंगे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिटर्न वर्थ है या नहीं है। तो नीचे हम सब डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, यानी कि बीच में हमने स्किप कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो रिटर्न के मामले में पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन रिस्क कितना रह रहा है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट किया होता है लास्ट के 10 साल से और 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज जब आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 10 साल में 3.76 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो आपका पैसा है वो 3 गुना हो गया है, तो 3 गुना के आसपास हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न है, वो भी सिर्फ 10 साल में। लेकिन अगर मान लीजिए पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा आपका डबल भी नहीं हुआ है गोल्ड में। गोल्ड में आपने देखा कि बाहर अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा शोर मच रखा है कि मतलब गोल्ड में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन फिर भी अपने कैटेगरी को ये फिर भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को कम्पीट नहीं कर पाया, वो बड़ी मार्जिन से पीछे रह गया। अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 10 साल बाद 1.74 लाख रुपीज में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पैसा आपका डबल द छोड़ो, मतलब बहुत ही कम बढ़ा है। तब देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है 3.76 लाख रुपीज और यहाँ पे एफडी में 1.74 लाख रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है आपको यहाँ से पता चल पा रहा होगा। या फिर रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करते हैं, देखिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क पता चलता है, रिटर्न के मतलब उसके बेसिस पे रिटर्न कैसे मिल रहा है आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 साल का लास्ट के 3 साल का डेटा आपको नीचे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर रिस्क वर्सेस रिटर्न अब यहाँ पे कैटेगरी से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स ले रखे हैं, एक है आपका बीटा और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो बीटा बेसिकली क्या होता है आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क की कंपैरिजन में कितना ही पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल है, जितना कम बीटा उसे अच्छा खासा माना था। क्योंकि देखिए वहां पे आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है और रिटर्न भी इतना ज्यादा मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको, वॉलेटिलिटी कम है रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। तो अभी बीटा की बात करें तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 0.75 है और कैटेगरी देखा जाए 0.83 है। मतलब कैटेगरी के कंपैरिजन में ये कम वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे मार्जिन भी अच्छा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे बीटा आपका कम है कैटेगरी से और रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, वो भी बड़े मार्जिन से, मतलब 4.5% से बीट कर रखा है, वो भी ऑल टाइम में देखा जाए 12.7 ईयर्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। स्टैंड डिविएशन की बात करते हैं तो स्टैंड डिविएशन क्या होता है, देखिए आपका एक जो एवरेज रिटर्न होता है ना, उससे कितना प्लस उससे कितना माइनस, वो आपका एक रेंज बन जाता है, उसके बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं हर साल। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का मान लीजिए एवरेज रिटर्न 10% है, तो आपका स्टैंड डिविएशन जैसे आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 11.35 है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो 10 प्लस 11.35 कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 21.35%, या फिर आप 10 माइनस 11.35 कर दीजिए, मतलब आपका -1% के करीब हो जाएगा। तो इसके बीच में एक रेंज बन गया 21% या 1% -1%। तो इसी के बीच में आपको हर साल एक रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है, तो कैटेगरी से कम होना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कैटेगरी का जो है 13.69 है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो 11.35 है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का भी कम है एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। तो सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपका बीटा भी कम है अपने कैटेगरी कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो अपने कैटेगरी से कम लेके आपको रिटर्न भी ज्यादा दिलवा रहा है, वो भी बहुत ही बड़े मार्जिन से, वो भी 4.5% के मतलब 4.5% के आप अप्रोक्स मार्जिन से बीट कर रहे हैं, वो भी ऑल टाइम में। तो यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा ओवरऑल। बताऊं रिस्क को कंपैरिजन करें रिटर्न के मामले में।
गाइज अगर आप कंफ्यूजन में कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी मैं भी बिगिनर था, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है। बुक का नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो गलतियाँ से क्या क्या सीखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चला है, तो मैंने इसमें टोटल 100 टिप्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज कर सकते हैं। और ये बुक में मैं आपको 100 टिप्स डिटेल में बता रखा है। उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के फॉर्मूला में कंफ्यूजन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, CAGR है, XIRR है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, स्टैंडर्ड डिविएशंस है, अल्फा बीटा, ऐसे कई सारे आपको कंफ्यूजन करता है। तो डेफिनेटली आप एक और बुक मेरा चेक कर सकते हो। बुक का नाम है इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फार्मूलाज। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली फार्मूलाज को थोड़ा इजी वे में बता रखा है विद एग्जांपल्स, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो दोनों बुक है मैंने इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बात करें तो अबव एवरेज, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो रिटर्न जो है आपका अबव एवरेज है, और रिस्क जो कैटेगरी के कंपैरिजन में करें तो बिलो एवरेज है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि रिस्क एवरेज से कम लेके चल रहा है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दे रहा है। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करते हो, 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप 1000 रुपए से अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। अब यहाँ पे एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर आपका एम साइज 10 साल से लेकर, अगर मान लीजिए आपका पूरा ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 10 साल से पुराना है और 15 साल के बीच में, अगर एम साइज इसका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में, उसे अच्छा खासा माना जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए एम साइज कम होना वो ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है, ज्यादा हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए कम होता है ना, तो इसमें आप समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ खराबी है, तभी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा नहीं है और कम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो उसका एम साइज कम है। लेकिन अगर एम साइज ज्यादा है तो उसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो उसमें क्या होता है कि एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसमें एक बार ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत माइनर अगर मैनेजमेंट कर लेते हैं फंड मैनेजर तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें तो 35,563 करोड़ रुपीस है, जो कि सही सब है। मैं इसको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, अच्छा खासा है। एवरेज नहीं, मैं इसको एक अच्छा खासा फीडबैक दूंगा, क्योंकि एक अच्छा खासा एम साइज है, इसमें लोगों का भरोसा है और इतना ज्यादा भी एम साइज नहीं है इसके, मतलब 12.7 ईयर्स के हिसाब से ठीक ठाक है। जो एम साइज के मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे उनको एज एन मैनेजमेंट फीस कुछ आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो ये उसको एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में होता है। तो अगर मान लीजिए आपका जो ओवरऑल जो कॉर्पस है ना, मतलब जितना भी बना है 1 लाख रुपए, उसका 0.73% आपको मैनेजमेंट फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंस रेशियो के तौर पे। तो 0.73% मैं बताऊं तो अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में ना 1% भी लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाता है। तो 0.73% भी लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करा 20-25 साल तक और आपका 1 करोड़ रुपीज तक पहुंच गया, तो 1 करोड़ रुपीज का भी 0.73% या 1%, 1 करोड़ का 1% आपको पता होगा 1 लाख रुपए होता है। तो आप 1 लाख रुपए एज ए मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं, तो वो कैसा लगेगा सोचिए। तो यहाँ पे 0.73% है, तो मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। 1% से नीचे है, डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 साल से पहले अपने एग्जिट मारे तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते तो भी आपको देना पड़ेगा, वरना आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। अगर 1 साल से पहले अपने एग्जिट मारा तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें, जो कि बहुत मेन बात है, तो यहाँ पे इनमें मिड कैप में का जो एलोकेशन है वो 6.88% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 86.07% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 0% तक एलोकेशन, मतलब कोई एलोकेशन है ही नहीं। अदर्स में देखा जाए तो 7.1% का एलोकेशन है। देखिए सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया कि स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है ना, तो उसमें 65% का मिनिमम जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने थ्रेशोल्ड होता है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्मॉल कैप का 86% तक का एलोकेशन कर रखा है। और अगर आप मिड कैप का भी जोड़ दीजिए तो आपका करीब करीब 92 या 93% तक का इन्होंने पूरा रिस्क लेके चले हैं।
तो यहाँ पे लार्ज कैप में एलोकेशन कुछ है ही नहीं, मतलब बड़ी कंपनी में कोई एलोकेशन ही नहीं है, जो कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। देखिए आप यहाँ पे बोलेंगे कैटेगरी से तो कम वोलाटाइल है और रिस्क आपका ज्यादा कैसे ले रहा है, यहाँ पे आपने तो ऊपर बताया थे रिस्क कम ले रहा है। देखिए स्मॉल कैप पे भी कई चीजें होती है, मतलब कुछ कुछ ऐसी कंपनी होती है जो आपका रिस्क कम लेके आपको रिटर्न अच्छा खासा दिलवा देती है कि स्मॉल कैप में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका कुछ कुछ स्मॉल कैप होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है, वो माइक्रो कैप में आती है, लेकिन वो भी स्मॉल कैप के अंदर ही आ जाता है। कुछ कुछ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा होता है तो वो भी स्मॉल कैप में आती है। तो वो जो होता है दोनों स्मॉल कैप में आती है, लेकिन फिर भी जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका थोड़ा अच्छा है वो स्मॉल कैप थोड़ा बेटर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपका मिड कैप में की कैटेगरी में आने के चांसेस रहते हैं, तो उस बेसिस पे इनका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन फिर भी मैं इनको सजेस्ट, मतलब मैं जब बोलूंगा कि लार्ज कैप में थोड़ा बहुत इनका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है, स्मॉल कैप में यहाँ पे कम करके थोड़ा रिस्क और भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि लार्ज कैप में इनका एलोकेशन होना थोड़ा जरूरी होता है। अब यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे टॉप 5 सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में इनका 31.20% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में इनका 22.94% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में इनका 16.47% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 16.16% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में इनका 5.14% का एलोकेशन है। अगर ये जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के मामले में एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। फंड मैनेजर की बात करें तो एक फंड मैनेजर इनका नाम है आर श्रीनिवासन। इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो 16.33 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। देखिए एक फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है कि पास्ट में आप इसका कैसे इनकी स्ट्रेटेजी रही है, कैसे इन्होंने पास्ट में रिटर्न दिलवा रखे, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो आप क्योंकि उसी बारे में जानेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं, कि फंड मैनेजर ही फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। जो फंड का नाम है वो नाम क्यों है कि वो फंड मैनेजर के बेस के ऊपर ही नाम है, तो इसीलिए फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च करना जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस के मामले में आके सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक दो फंड मैनेजर और हो सकते थे, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे एवरेज सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ये चीज है कि एक दो फंड मैनेजर 3-4 फंड मैनेजर हो जाते, ये एम साइज यहाँ पे 35,000 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। तो इतना ज्यादा करोड़ रुपीज अगर हो चुका है तो यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए फंड मैनेजर यहाँ पे और एक दो होते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में। तो रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग पर्सनल रेटिंग दे रहा हूं मैं। रीजन ये कि देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मार्केट कैपिटल के मामले में यहाँ पे जो इनका ज्यादा एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में हो रखा है, थोड़ा यहाँ पे लार्ज कैप में कर सकते थे, जो कि इन्होंने किया नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा है कि फंड मैनेजर जो है वो अगर और एक दो और होते तो मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत कम होती, लेकिन हाँ अगर ये अकेले मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। इसी के मामले में यहाँ पे थोड़ा पूरा एक रेटिंग कम हो गया, लेकिन वरना इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता मैं। लेकिन ये जो अगर आप रिटर्न के मामले में देखिए, रिस्क के मामले में देखिए, रिस्क कैटेगरी से थोड़ा कम लेके आपको रिटर्न भी बहुत बड़े मार्जिन से बीट करके दे रहा है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो मैं अगर आपको कंक्लूजन में लास्ट में बताऊं तो एक अच्छा खासा फंड है, कोई ज्यादा बुरा फंड नहीं है, बहुत बढ़िया फंड है, रिटर्न के मामले में भी अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है। लेकिन हाँ अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत हाई है, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, और अगर आपके पास बेकार का पैसा है, बेकार का पैसा मतलब आपको इमरजेंसी टाइम में वो पैसा चाहिए ही नहीं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे रिस्क पे भी रिस्क लिया जा रहा है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। आप देख पाए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 86% तक का एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में हो रखा है, जो कि छोटी कंपनी, जो कि स्टार्टअप कंपनी है, जो कि फ्यूचर में कभी भी डूब सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है और यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा उस बेसिस पे मिल जाता है। तो उस बेसिस पे अगर आपके पास बेकार का पैसा तभी लगाइए, वरना बिल्कुल भी मत लगाइए, यहाँ से दूर रहिए। और आपका अगर आप एलोकेट कर भी रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो का 5 से 10% आप इस ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना बिल्कुल ही मत करिए। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं सुनाता रहता हूँ। थैंक यू।